Beta, in the last topic we completed velocity, speed, displacement, distance. Now today we learn about acceleration and then graphical representation of motion. So first we start acceleration. So when we deal with the acceleration, then first question arises that what is acceleration? Acceleration क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो acceleration को डिफाइन करने के लिए बताएंगे the rate of change of velocity. That means अगर acceleration velocity से डील कर रहा है, स्पीड से नहीं, तो acceleration is a vector quantity. The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. That means we can say that the change in velocity upon change in time या फिर time interval is called acceleration. So acceleration को हम लोग यहाँ पे a से डिनोट करते हैं, a के ऊपर अगर वेक्टर साइन एरो बना देंगे तो वो वेक्टर रिप्रेजेंटेड हो जाएगा. So ये हो गया acceleration, जो क्या हो जाएगा यहाँ से, it must be equal to change in velocity upon time interval. That means we can say that it is v2 minus v1 upon delta t. So this is acceleration. Now acceleration can also be defined by three of types: uniform acceleration, second one non-uniform acceleration, and third one average acceleration. This can also be represented as instantaneous acceleration. अब acceleration को हम लोग instantaneous के लिए भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए हम फर्दर चौथा भी कैटेगरी यहाँ पे शो कर दे रहे हैं एक तरीके से, instantaneous acceleration. अब इन सब के बारे में बात करेंगे एक्चुअली में है क्या. तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या था बेटा? When a body changes their velocity equally in equal interval of time, in equal interval of time, then it is called uniform acceleration. That means अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटीज में जो चेंज आएगा, देखिए वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं है. दैट मींस अगर वेलोसिटी में इक्वली चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर मैं कोई स्कूटर राइड कर रहा हूं तो स्कूटर राइड करते वक्त इन द फर्स्ट 1 आवर हमारी जो स्पीड थी वो थी 10 किलोमीटर पर आवर, इन द नेक्स्ट 1 आवर हमारी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर, इन द नेक्स्ट 1 आवर इट इज 20 किलोमीटर पर आवर, इन द नेक्स्ट 1 आवर इट इज 25 किलोमीटर पर आवर. तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इन ईच आवर द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस बाय 5 किलोमीटर पर आवर. द फर्स्ट
10 kilometer per hour, then 15, then 20, then 25. That means in each hour it raised by only 5 kilometer per hour. So ऐसे में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 आवर में क्या हो रहा है, रेस हो रहा है, तो ये कैसा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इन द फर्स्ट 1 आवर द स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, इन द नेक्स्ट 1 आवर इट इज 15 किलोमीटर पर आवर, इन द नेक्स्ट 1 आवर इट इज 30 किलोमीटर पर आवर, इन द नेक्स्ट 1 आवर इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे में ये जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली होगा। दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है बट वो रैंडमाइज हो रही है, रैपिडली हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब जरूरी नहीं कि वेलोसिटी इंक्रीज ही हो, अगर मैंने कहा इन द फर्स्ट 1 आवर ये इंक्रीज हो गई, इन द नेक्स्ट 1 आवर ये डिक्रीज हो गई, इन द नेक्स्ट 1 आवर फिर से इंक्रीज हो गई, तो ऐसे में वो मोशन भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कहलाएगा। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या हो जाएगा, when a body changes their velocity unequally in equal interval of time, then it is called non-uniform acceleration। तो इसको हम नॉन-यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देंगे। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे, दैट मींस अगर कंप्लीट जर्नी की बात करें तो फुल कंप्लीट जर्नी में बॉडी ने यूनिफॉर्मली ऑन एवरेज क्या एक्सेलरेशन शो किया है, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, it can be defined as the total change in velocity, in complete interval of time। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि कोई सिस्टम v1 वेलोसिटी से स्टार्ट करके v2 वेलोसिटी तक जा रहा है अपनी कंप्लीट जर्नी में, और टाइम उसको डेल्टा t ऑक्यूपाई हो रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वही यूज करके इसका एवरेज एक्सेलरेशन शो कर सकते हैं कि ये इसका ऑन एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन का डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो अगेन हम क्या करेंगे, जब भी हमें कभी भी किसी भी फंक्शन का इंस्टेंट वैल्यू निकालना होता है तो हम टाइम को टेंड्स टू 0 कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, when time tends to 0 the change in velocity gives its instantaneous एक्सेलरेशन। मींस अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, हम फिर से लिमिट की बात करेंगे, लिमिट में टाइम को हम टेंड्स टू 0 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v जो है बेटा ये v2 माइनस v1 हो जाएगा, तो डिफरेंस इन देयर वेलोसिटीज। तो ये बेटा हमारा था यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो बेटा अब हम इसको यूज करेंगे इन द डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी स्पीड को अप्लाई करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये समवेयर हमें हेल्प करेगा थोड़ा सा और आगे चल के, जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, तो जब हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये टर्म्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं ग्राफ्स की, डिफरेंट ग्राफ्स व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड इन काइनेमेटिक्स। अब देखिए
अब ग्राफ की बात बोलेंगे बेटा तो हमें मालूम है अगर मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है तो हम इनफिनाइट टाइप से ग्राफ बनाकर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनफिनाइट टाइप से ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। उन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी उन इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के थ्रू जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स होंगे वो हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बेटा अब यहाँ पर ग्राफिकल मेथड ऑफ मोशन को स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब मोशन को हम whenever we describe the motion we can introduce the three methods of graphical representation. First one displacement time graph, second one velocity time graph, third one acceleration time graph. क्या इसके अलावा कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है? नहीं, तो मैं बोलूंगा कि ग्राफ तो किसी भी तरीके का आप प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साइंस और मैथ्स में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो ग्राफ के थ्रू सॉल्व ना किया जा सके। ग्राफ तो आप किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके का, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, केवल हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो देयर आर थ्री कैटेगरीज, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तीनों ग्राफ आपको एक ही साथ इंट्रोड्यूस करा सकूं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा वो आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको हम लोग dt ग्राफ, st ग्राफ भी बोल देते हैं। dt ग्राफ, st ग्राफ, xt ग्राफ, किसी भी तरीके से इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आएगा बेटा हमारा यहां पर, दूसरा आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग यहां पर vt ग्राफ या ut ग्राफ से भी इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, द फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर इन थ्री मेथड्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करेंगे। हम बताएंगे कि इन तीन ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक सिंगल इंफॉर्मेशन गिवन है। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ देयर आर टू इंफॉर्मेशंस एंड इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देयर इज वन इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन जो गिवन होती है बेटा उसके बारे में लिखिए बेटा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन होती है? द स्लोप ऑफ द कर्व। कर्व का मतलब बेटा पाथ होता है, ट्रेजेक्टरी होती है जो आपने ड्रॉ करी होगी ग्राफ में। द स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स वेलोसिटी। दैट मींस अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो भी ट्रेजेक्टरी बनी होती है, जो भी ग्राफ प्लॉट होता है, उस ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगी। तो अभी बेटा हम लोग स्लोप के बारे में बात करेंगे कि स्लोप क्या होता है और कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्लोप का आइडिया नहीं रहता। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे बेटा तो उसमें क्या होता है? इसमें दो इंफॉर्मेशन होती है। पहली बात करेंगे स्लोप से रिलेटेड, द स्लोप ऑफ द कर्व gives acceleration, पहली इंफॉर्मेशन ये है। एंड द सेकेंड इंफॉर्मेशन इज द एरिया अंडर द कर्व gives displacement. So by the two information velocity time graph सबसे ज्यादा यूजफुल हो जाता है क्योंकि इसमें भी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। जब बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, यहां पर एक सिंगल इंफॉर्मेशन मिलती है, द एरिया अंडर द कर्व gives velocity. So these are the informations which are given by these graphs.
अब बेटा सबसे पहले मैं अलग से आपको बात करना चाहता हूं कि आप स्लोप कैसे पता करेंगे। इन ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रुके भी हम, अभी मैं ग्राफ के बारे में बात करने वाला हूं, बट इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं स्लोप के बारे में। हाउ कैन यू कैलकुलेट स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अगर आप याद करेंगे तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था कि कार्टेशियन सिस्टम में अगर हम यहाँ पे दो एक्सिस ले लेंगे, वन इज एक्स एंड अनदर वन इज वाई। सो इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ अ लाइन इज जस्ट पासेस लाइक दिस, अगर ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही है तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, y इज इक्वल टू mx। जहां तक कि मुझे याद है कि क्लास 10th में ऐसा कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन होता है, तो आपने मैथमेटिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx, इन विच x इज द वेरिएबल ऑफ द x कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड y इज द वेरिएबल फॉर y कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन विच m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये m जो है बेटा, इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस लाइन का स्लोप बोलते हैं। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अगर मैंने कहा कि इस लाइन में मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिए, एक ये कोऑर्डिनेट ले लिया और फॉर एग्जांपल दूसरा ये कोऑर्डिनेट ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये ओरिजिन को ही कोऑर्डिनेट ले लिया, तो ये ओरिजिनल के क्या हो जाएंगे, ये मैंने कहा x1, y1 बोल देंगे, x1 भी बेटा 0 है और y1 भी 0 है क्योंकि ये ओरिजिन ले रखा है। इसको बेटा मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया x2, y2। तो बेटा अगर मुझे यहाँ पे स्लोप निकालना है, क्योंकि हमें स्लोप ही कैलकुलेट करना है ना इस सिस्टम में, तो अगर मुझे स्लोप निकालना है दैट मींस m निकालना है, और ये m क्या है बेटा, ये हमारी इस लाइन का इंक्लाइनेशन है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस इंक्लाइनेशन कि ये कितना इंक्लाइनेशन हो रहा है, तो बेटा हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका ये हो जाएगा कि अगर मुझे ये स्लोप निकालना है तो ये स्लोप निकालने का तरीका हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर y एंड दिस इज द बेस x। ये y कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा हमारा, यहाँ का कोऑर्डिनेट y2 है और यहाँ पे y1, तो ये हो जाएगा y इज y2 माइनस y1 और ये x हो जाएगा बेटा हमारा x2 माइनस x1। अब ये जो स्लोप है m, अगर मैंने ये एंगल कंसीडर किया थीटा, क्योंकि इंक्लाइनेशन चाहिए ना, तो अगर इंक्लाइनेशन चाहिए तो मैं थीटा एंगल का इंक्लाइनेशन आ रहा है, और ये थीटा स्लोप के साथ कैसे रिड्यूस किया जाएगा, तो ये स्लोप में हो जाएगा tan थीटा। किसी भी लाइन का अगर हमें इंक्लाइनेशन चाहिए बेटा, तो हमें क्या करना है, उस लाइन का टेंजेंट ऑफ एंगल निकालना होता है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ एंगल ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस के साथ इंक्लाइनेशन शो करता है, बिकॉज हमें मालूम है केवल टेंजेंट वाला ही फंक्शन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंट्रोड्यूस करता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस स्लोप m इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज y बाई x, या फिर कैन बी डन एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट मींस यहां से हमें चीज क्लियर हो गई कि अगर मुझे स्लोप ऑफ लाइन निकालना है तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या करना है, y के फाइनल कोऑर्डिनेट में y का इनिशियल कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है अपॉन x के फाइनल कोऑर्डिनेट में x का इनिशियल कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस करके x2 माइनस x1 करके हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ एनी कर्व एनी लाइन मिल जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे टेंजेंट ऑफ एंगल भी बोलते हैं, tan थीटा भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा क्या, स्लोप। तो हमें बस इतना याद रखना है कि स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा करते ही हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन ऑब्टेन हो जाएगा। तो अब हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस स्लोप के मेथड को हम यूज करेंगे यहां पर, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे स्लोप ऑफ द कर्व कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा था, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप दे रहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप दे रहा था एक्सेलरेशन। तो हमें यहाँ पर स्लोप जो है वो काफी यूज में आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसकी स्टडी करेंगे। अब बेटा हम यहाँ पे एक एक करके कुछ डिफरेंट ग्राफ्स के एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहला ग्राफ ले लिया कुछ इस तरीके से, तो अगर मैंने कहा x एक्सिस के अबाउट बेटा मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया एंड y एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट ले लिया। डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे कैपिटल D से डिनोट कर दिया। यहाँ पर भी बिल्कुल हमने सेम तरीके से रिप्रेजेंट करना है। x में बेटा टाइम ले लेंगे और y में बेटा मैंने यहाँ पे वेलोसिटी शो कर दी।
यहां पर भी हमने x में टाइम ले लिया और y में एक्सेलरेशन शो कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, शायद पूरा पूरा नाम लिख दिया ताकि सिंबल यूज कर सकते हैं फर्दर भी। एक्सेलरेशन, ना पहला ग्राफ हमने कुछ इस तरह से ले लिया कि कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया फर्स्ट ग्राफ। अब अगर बात करें, ये तो ओरिजिन था और अगर ये y एक्सिस में ये कुछ ग्राफ उठा ही नहीं, ऊपर गया ही नहीं, मतलब तो ऐसे में क्या होगा बेटा, द स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स वेलोसिटी। अब देखिए क्या इस लाइन में कोई भी इंक्लिनेशन, कोई भी स्लोप आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है कोई भी स्लोप, तो क्या यहां पर सिस्टम के पास वेलोसिटी होगी? तो मैं कहूंगा यहां पर वेलोसिटी नहीं है। अगर वेलोसिटी नहीं है तो बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी कैन से दैट बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट एट ओरिजिन। यहां पर क्या था बेटा, देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है बट वेलोसिटी में एक्स की एक्सिस में ये ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, दैट मींस ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे ही है। तो क्या टाइम के रिस्पेक्टिव यहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। और अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा, बॉडी must be again at rest, क्योंकि at time t equal to 0 the velocity of the system is 0। तो अगर टाइम t equal to 0 पर वेलोसिटी 0 थी तो टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या है, 0, और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या है, 0। बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें कि in this graph there is no change in velocity with respect to time, and as at t is equal to 0 the velocity is 0, so the velocity must remain at 0। that means body की जो पोजीशन थी वो कांस्टेंट बनी रहेगी। अब थर्ड ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या था, 0। अगर इनिशियल एक्सेलरेशन 0 था तो इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। तो मैं कहूंगा वी कांट से, दैट मींस इन दिस ग्राफ क्या हो जाएगा, देयर आर टू कंडीशन, दैट मींस इफ initially body is at rest, तो अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 0, और एक्सेलरेशन तो 0 है ही। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ इनिशियली बॉडी इज इन मोशन, तो अगर इनिशियली बॉडी मोशन में थी तो ऐसे में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा वेरिएबल। दैट मींस अगर इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी तो टाइम के रिस्पेक्टिव अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेरिएबल। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 है, दैट मींस एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो जो भी वेलोसिटी उसके पास इनिशियली थी वो एज इट इज कंटिन्यू होगी, एज इट इज कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन अगेन मस्ट बी 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राफ जिसकी हमने यहां पर एनालिसिस कर ली, डिस्प्लेसमेंट टाइम में, वेलोसिटी टाइम में और एक्सेलरेशन टाइम में। आई होप ये ग्राफ आप सबको क्लियर होगा अच्छे से। नाउ इन द सेकंड ग्राफ हम यहां पे कुछ फिर से चेंज करेंगे। अब अगर हमने कहा कि हमने कुछ y एक्सिस के अबाउट कुछ पॉजिटिव वैल्यू से इसको स्टार्ट किया, बेटा ये टाइम एक्सिस हो गया,
x को हमने यहाँ पे टाइम एक्सिस ले रखा है, तो मैंने कहा अब अगेन कुछ इस तरीके से है, डिस्प्लेसमेंट हो गया था, ये वेलोसिटी ले रखी है, ये एक्सेलरेशन ले रखा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या चेंजमेंट किया हम लोगों ने। अब देखिए इन दिस केस अगेन बाय द चेंज इन टाइम, देखिए टाइम लगातार बढ़ रहा है, टाइम लगातार बढ़ रहा है, बट टाइम चेंज होने के साथ साथ पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं है। इस टाइम पर भी डिस्प्लेसमेंट ही था, इस टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट यही है, इस टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट यही है, इस टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट यही है। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, और अगर पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है तो वेलोसिटी ऑलवेज जीरो होती है। अब जरा कोऑर्डिनेट के बेसिस भी देख लेते हैं, जो भी पढ़ा था हम लोगों ने स्लोप निकालने का तरीका, क्योंकि स्लोप क्या प्रोवाइड करता है, वेलोसिटी। तो अगर हमने का स्लोप के बेसिस बात करें अगर यहाँ पर, तो मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया बेटा इनिशियल ये, और एक ले लिया बेटा ये। तो इस बार मैंने बात करी फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम कितना था t, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना d, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है d। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2, y2, तो x2 कितना है t है, और y2 कितना है d है, तो इट विल कम t, d, एंड द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x1 कितना है 0 और y1 कितना है d, तो इट विल कम 0, d। तो अगर हमें मालूम है कि हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी चाहिए वो वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है m, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी दैट इज m, m मींस स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला अभी भी पढ़ा था हम लोगों ने, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। नाउ y2 इज इक्वल टू d एंड y1 इज आल्सो d, सो d - d अपॉन t - 0, सो 0/t will become 0, सो वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। तो कंसेप्चुअली के साथ-साथ अगर हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करना चाहें तो स्लोप कैसे निकल आया, बाय द स्लोप मेथड वेलोसिटी आ गई 0। दैट मींस अगर वेलोसिटी 0 आ गई तो बॉडी अगेन किस में आ गई, बॉडी इज एट रेस्ट, बट एट दैट इंस्टेंट इट इज नॉट लोकेटेड एट ओरिजिन, वो अभी अपने ओरिजिन में नहीं है, वो जिस पोजीशन में थी टाइम पर, टाइम t 0 पर वहीं पर है। सो बॉडी इज एट रेस्ट ओनली एट देयर ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिन नहीं ओरिजिनल पोजीशन। सो पहला केस हो गया। दूसरे केस में आते बेटा देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है वो फिर से अगेन टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, हम 0 से लेकर t तक चले गए, बट वेलोसिटी क्या थी, u से u ही रही। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, t, u, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, u। नाउ अगेन हमने क्या देखा था, पहले पढ़ा है स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स एक्सेलरेशन, दैट मींस यहाँ का जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा, तो एक्सेलरेशन क्या देगा, स्लोप। चलिए देख लेते हैं, तो देखिए सिस्टम एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो जरा ध्यान देते हैं, ये आ जाएगा अगेन y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 इज u, y1 इज u, so u - u अपॉन t - 0, अगेन 0/t, दैट मींस एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन सिस्टम में कितना आ गया, 0 आ गया, बट वेलोसिटी क्या है, टाइम के रिस्पेक्टिव लगातार कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। अब अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है, कांस्टेंट सही बट वेलोसिटी है, तो वो लगातार डिस्प्लेसमेंट बढ़ाती जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आप चल रहे हैं तो मेन पॉइंट ये है कि आप चल रहे हैं, और अगर चल रहे हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट करते जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाना चाहिए, और बेटा जैसा कि सेकंड इंफॉर्मेशन दिया गया है वो क्लियरली हमें दिख भी रहा है। कैसे कि देखिए अगर हमने का टाइम इतना था तो हमने का कर्व के अंदर कितना एरिया कवर हुआ था, इतना कवर हुआ था। जब इतना एरिया कवर हुआ था तो ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या लिखा हुआ था, एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस जब इतना एरिया था तो इतना डिस्प्लेसमेंट था, टाइम थोड़ा सा बढ़ा तो एरिया इतना और बढ़ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया। थर्ड में इधर और एरिया बढ़ गया, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया। फिर से दैट मींस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टाइम में, कांस्टेंट वेलोसिटी होने के बावजूद जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। दैट मींस कैसा हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा इसका वो हमें दे देगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। मगर ध्यान रखिएगा
निकालने के कैसे, अब जरा देखिएगा ये कैसा शेप ऑक्यूपाई कर रहा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया। तो एक काम करेंगे, इधर की लेंथ हमें 0 से t हो गई, और इधर की लेंथ 0 से u हो गई। तो अगर लेंथ की बात करेंगे t, ब्रेथ की बात करेंगे u, तो t इंटू u या फिर u इंटू t करके क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। वही क्या दे देगा हमें, वही हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। सो एक्सेलरेशन तो 0 आ गया, मगर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, u इंटू t। तो जितना भी टाइम आप ऑक्यूपाई कर रहे हो उतने टाइम को वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। दैट मींस बेसिकली एरिया ही आपको क्या दे देगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे देगा। आई होप कि ये ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट ग्राफ में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। अब अगेन बेटा देखिएगा, इन द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए लगातार टाइम के बढ़ने के बावजूद एक्सेलरेशन लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये कितना है t, a, और ये कितना है 0, a। दैट मींस a विल रिमेन सेम थ्रू आउट द जर्नी। अगर एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वेरी ही नहीं करेगा तो दैट मींस कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर स्लोप की बात हम नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है मोशन में हमारे पास 3 पैरामीटर्स आते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन से बड़ा हायर ऑर्डर मोशन में नहीं होता। सबसे लोअर ऑर्डर होता है डिस्प्लेसमेंट, उससे हायर ऑर्डर आता है वेलोसिटी, और उससे हायर ऑर्डर होता है एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन से हायर ऑर्डर नहीं है, दैट इज व्हाई यहाँ पे एक्सेलरेशन के स्लोप से हमें कुछ ऑब्टेन नहीं हो रहा। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन अगर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, दैट मींस एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी तो चेंज होगी। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है दैट मींस वेलोसिटी तो चेंज होगी, बट यूनिफॉर्मली होगी, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इक्वली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर आप स्कूटी, बाइक, स्कूटर चलाते हैं तो जब आप चलाते हैं तो उसमें अगर आपने एक्सेलरेटर को कांस्टेंट रेट पर पुल करके एज इट इज रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, तो ऐसा में क्या होगा, जो भी आपका स्पीडोमीटर लगा होता है आपके ऑटो व्हीकल में, उसकी स्पीड टाइम के रिस्पेक्टिव लगातार बढ़ती जाती है। अगर हमने थोड़ा सा ले रखा है तो स्लो रेट से बढ़ती है, और ज्यादा ले रखा है तो यही चीज रैपिडली रेज होती है। तो सम टाइम अगर आप ये ट्राई करके देखेंगे तो क्या होगा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेने के बाद लगातार वेरी नहीं करा रहे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेने के बाद उसको होल्ड कर देंगे उस एक्सेलरेशन को, तो लगातार गाड़ी, जो भी आपकी गाड़ी है, आपकी स्कूटर है, मोटरसाइकिल, स्कूटी, एनीथिंग, तो अगर ऐसे में आपका जो स्पीडोमीटर है लगातार अपनी स्पीड को वेरी करता हुआ, इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, दैट मींस वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट आल्सो इंक्रीज करेगा, वेरी करेगा। तो दैट मीन डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो जाएगा, वेरिएबल इन दिस केस। और एक चीज, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या, द एरिया अंडर द कर्व गिव्स वेलोसिटी। तो अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व के नीचे देखिए जरा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एरिया बढ़ रहा है ना, और अगर एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, एरिया गिव्स वेलोसिटी, दैट मींस वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एरिया अंडर द कर्व बढ़ता जाएगा, भले ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एरिया बढ़ता जा रहा है दैट मींस वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे एरिया में क्या प्रोवाइड कर देगा, वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा। इस तरीके से हम बेटा इन तीनों ग्राफ को यहाँ पर एनालाइज कर लेंगे। इसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे अनदर टाइप ऑफ ग्राफ्स में। तो क्या हमने क्या किया, अब हमने इसके बाद अनदर टाइप ऑफ ग्राफ इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे। अब हमने कहा कि ग्राफ जो था वो कुछ इंक्लाइंड मिल रहा है हमें, कुछ इस तरीके से।
अब सर देखिएगा अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें इंक्लाइन मिल रहा है तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा इन द फर्स्ट ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर हमने कहा टाइम की बात करें ओरिजिन स्टार्ट करें 0 से, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टाइम में, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है वो भी इक्वली आ रहा है। दैट मींस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, वो भी इक्वल आ रहा है। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आता है तो हमें मालूम इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। दैट मींस यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। बिकॉज एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर होता है किसी बॉडी में तो वो यूनिफॉर्म मोशन अगर करता है, दैट मींस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने कहा कि यहाँ की कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने कुछ बोल दिया, मैंने कहा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ रहा है इसका t, ये मैंने कहा अगर इनिशियली ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जाएगा 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0 और टाइम भी तो 0,0। दिस वन इज t और इसको मैंने बोल दिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल x या t जो भी बोलना चाहे आप, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा t, x। अब ये x और t दोनों ही हमें फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होंगी, तो अगर फिर से यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी मिलेगी स्लोप से, स्लोप होगा y2 - 7 upon x2 - x1। सो नाउ इट विल कम x माइनस y2 है हमारा x, y1 हमारा 0, तो x minus 0 upon t minus 0, so it will come x by t। Now x is a constant value, t is a constant value, so x by t must be a constant। तो ये x by t क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी इसका मींस क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0। like in this case velocity will remain uniform, then acceleration must be 0। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, और जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। जैसा कि थर्ड वाले ग्राफ में हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि जब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और वेलोसिटी वेरिएबल थी तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन। अब इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट ग्राफ में पहुंचेंगे। इन द नेक्स्ट ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, बाय द इक्वल चेंज इन टाइम, टाइम में इक्वल चेंज के साथ साथ क्या हो रहा है बेटा, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो भी कैसा है, वो भी इक्वली आ रहा है। If equal change in velocity will occur with equal interval of time, then the velocity will remain constant। So बेटा नहीं, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी मिल रही है, मतलब वेलोसिटी में चेंज मिल रहा है बट इक्वली, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। द चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल, सो द मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड motion। Now this one is not uniform motion, this one is uniform motion and this one is uniform accelerated motion। that means यहाँ पर acceleration constant हो रहा है। For example मैंने एक कोऑर्डिनेट t ले लिया, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट v ले लिया, ये हो गया 0,0। अब बेटा ये t और v किसी टाइम इंस्टेंट पर कांस्टेंट वैल्यूज होगी, तो ऐसे में बेटा ये कोऑर्डिनेट हो गया t, v। So y2 - y1 upon x2 - x1, so it will come v minus 0, t minus 0, so it will come v by t। Now v and t both are constant, so the acceleration will become constant। Now when acceleration is constant, if acceleration is constant, that means velocity must be variable, और velocity तो vary कर ही रही, change हो रही लगातार। So ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है that means velocity vary करेगी, और velocity vary करेगी that means displacement भी vary करेगा, इंक्रीज होगा टाइम के रिस्पेक्टिवली और रैपिडली इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्टिव लगातार जो एरिया कवर हो रहा है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। तो अब ये एरिया हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, यहाँ पर ये एरिया हमें प्रोवाइड कर देगा डिस्प्लेसमेंट।
कि मैं यहाँ पे मालूम ये चीज गिवन है, यहाँ पे एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, सो ये एरिया प्रोवाइड करेगा हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से यहाँ पे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल करके हम उसको डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस, द बेस है टी, हाइट कितना है v, तो हाफ v इंटू टी करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली जब आगे बढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो क्या देखेंगे कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो चेंज इन एक्सेलरेशन हो रहा है वो भी इक्वली हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है, और अगर एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो वेरी कर रहा है, तो ये कैसा मोशन हो गया, ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तो ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ये है एक हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि मोशन की बात करें दैट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्टिव लगातार चेंज हो रही है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। सो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे में क्या हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन लगातार वेरी करेगा तो वेलोसिटी भी लगातार रैपिडली वेरी करेगी। यहाँ स्लोप से हमें कोई काम है नहीं, यहाँ पर जो भी एरिया लगातार चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्टिव वो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, वो हमें प्रोवाइड कर देगा वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर देंगे, जो भी एरिया यहाँ पर आ रहा होगा वही एरिया हमें यहाँ पर वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर ये टाइम t है, ये एक्सेलरेशन a है, तो हाफ इंटू t इंटू a gives the velocity of this system। I hope कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक आध ग्राफ और रह गए हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वन में कंप्लीट करेंगे। यहां तक इतनी ही बात करेंगे आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग जब 2-4 ग्राफ जो और रह गए हैं जिसमें हमारा कर्व थोड़ा सा मिलेगा, उन कर्व के बारे में बात करेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।